बिरसा मुंडा यांच्या स्मृतींना अभिवादन करून मी आपल्या समोर या ठिकाणी बोलतोय। ज्यांनी माझ्या अगोदर या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त केले असणारे जयेशचे असणारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमदार डॉक्टर हिरालाल आलवाजी, सुनील गायकवाड, आदिवासी एकता परिषद राज्य सचिव अमित तडवी, प्रदेश अध्यक्ष जयेश, पन्नालाल मावळे, खानदेश प्रांताचे आदिवासी परिधान विकासचे परिषदेचे प्रतिनिधी, त्याच्याचबरोबर या ठिकाणी जिल्हा अध्यक्ष आदिवासी तडवी भील एकता मंचचे NB तडवी सर, पंढरीनाथ मोरे, त्याच्यानंतर प्रदेश अध्यक्ष एकलव्य आदिवासी तडवी भील विकास परिषदेचे अफसर तडवी, सुचिता मोरे, या ठिकाणी उपस्थित हसीना तडवीजी, जिल्हा अध्यक्ष आदिवासी सेवा मंडळ, ज्यांनी हा कार्यक्रम घडवून आणला अशा असणाऱ्या शमीबाताई पाटील, त्याच्याचबरोबर विजय पवार, दिशा पिंकी शेख, भारिप बहुजन महासंघाचे असणारे अध्यक्ष अशोक सोनवणे, महाराष्ट्र यूथचे असणारे अध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा आणि सन्माननीय व्यासपीठ, सगळ्यांचं नाव घेत नाही, उपस्थित बंधूंनो, भगिनी बालमित्रांनो, गेल्या BJPच्या कालावधीमध्ये सगळ्या सोयी आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासन त्या ठिकाणी पुरवत होते। आश्रमशाळेमध्ये राहणारा विद्यार्थी, हॉस्टेलमध्ये राहणारा विद्यार्थी, आदिवासी विद्यार्थी याला असणारं शासन सोयी मिळत होते। परंतु देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी DBT ही योजना आली, म्हणजे डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर। अनेक आदिवासींच्या संघटनाने या DBT योजनेला विरोध केला। परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ते ऐकलं नाही। विद्यार्थ्यांचं म्हणणं असं होतं बसा, माईकवाले सगळे खाली बसा, खाली बसा, तिथनं बोमाबोम मारतात ते। विद्यार्थ्यांचं म्हणणं होतं की आम्ही शिकायला आलेलो आहोत आणि त्याच्यामुळे हे जे तुम्ही आम्हाला निधी देताय त्याच्यातून अर्धा वेळ आमचा बाहेर चालला, अशी असणारी परिस्थिती आहे। ज्या विद्यार्थिनी होत्या त्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं होतं
की हॉस्टेल हे गावाच्या बाहेर आहे, संध्याकाळी जाणं हे आम्हाला असणारी भीती वाटते आणि म्हणून रात्री आम्हाला असणारं उपाशी झोपावं लागेल आणि शासनाने ही योजना रद्द करावी आणि पुन्हा जुनी पद्धत लागावी की ज्याच्यामध्ये आम्ही असणारं समाधानी आहोत. देवेंद्र फडणवीसचं सरकार गेलं, महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार आलं. या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारला सुद्धा विद्यार्थ्यांची ही मागणी आम्ही मागितली की बा हे विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की हे DBT बंद करा, आमच्या जुन्या सोयी सुरुवात करा. परंतु या सरकारने सुद्धा ते ऐकलं नाही आणि आज पुन्हा ती योजना आहे. आजही आपण असणारा आदिवासी हॉस्टेलमध्ये गेलो तर 50% हॉस्टेल खाली आहे. याचं कारण ही योजना फेल गेली आणि विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल म्हणून पळून लावण्यासाठी ही भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळेस आणलेली योजना आहे, ही आपण असणारं लक्षात घ्या. शिक्षणापासून माणसं वंचित झाली पाहिजे, शिक्षण त्यांनी सोडलं पाहिजे, यासाठी एक एक कुलुप्त्या त्या ठिकाणी वापरल्या जातात, हे आपण लक्षात घ्या. आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी शिकायला जातात त्या सगळ्यांना कुठला नाही कुठला तरी अत्याचार त्या ठिकाणी सहन करावा लागतो. आणि आपण बघत असाल की याच जिल्ह्यातल्या असणाऱ्या तडवी बीड पायल तडवी या विद्यार्थिनीला मेंटली टॉर्चर करून तिचा घात करण्यात आला. पक्ष शेवटपर्यंत लढला, त्या आईवडिलांच्या पाठीमागे त्या ठिकाणी उभा राहिला. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या जजने सुद्धा तिच्यावरती अन्याय केला, हे आपण लक्षात घ्या. सुप्रीम कोर्टाच्या जजने सुद्धा अन्याय केला. ही व्यवस्था जी आहे, या व्यवस्थेला आपण जोपर्यंत ताब्यात घेत नाही, या व्यवस्थेला आपण जोपर्यंत ताब्यात घेत नाही तोपर्यंत या व्यवस्थेमध्ये न्याय हे तत्व जे आहे ते आपल्याला घालता येणार नाही. हे तत्वही आपल्याला असणाऱ्या त्या ठिकाणी अंतर्भूत करावं लागणार आहे. का ज्या मनूच्या व्यवस्थेमध्ये आहे की ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण इन्फिरियर म्हणतो, असं त्या मनूने ज्या समूहाला मानलेला आहे त्याला न्याय मिळाला नाही तरी परवा नाही, पण त्याला शिक्षा जरूर मिळाली पाहिजे याची तरतूद त्यांनी त्या ठिकाणी केलेली आहे. हे संविधानाने बदललं. हे संविधानाने सुद्धा बदललं आणि म्हणून आपण आवाज तरी उठवू शकतो अशी असणारी परिस्थिती आहे. आता नुसता आवाज उठून चालायचा नाही, आता नुसता आवाज उठून चालायचा नाही तर त्या व्यवस्थेवरती आपल्याला ताबा मिळवावा लागेल असं लक्षात घ्या. मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टामध्ये एक मॅटर गेली. काही शासनामध्ये सर्टिफिकेट, आदिवासींचं सर्टिफिकेट घेऊन लागले होते.
त्यांना स्क्रुटिनीचं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता आलं नाही, आणता आलं नाही, स्क्रुटिनी कमिटीचं सर्टिफिकेट आणता आलं नाही. म्हणून शासनानेच सांगितलं की आम्ही असणारा 1,32,000 लोकांच्या सर्व्हिस टर्मिनेट केल्यात. 1,32,000 लोकांच्या असणाऱ्या सर्व्हिस आम्ही टर्मिनेट केलेल्या आहेत. मी इथल्या सगळ्या आदिवासी संघटनांना आवाहन करतोय, या नवीन भरती झाल्या का? 1,32,000 टर्मिनेट झालेल्या माणसाच्या जागी ज्याच्याकडे व्हॅलिडिटीचं सर्टिफिकेट आहे, आदिवासी व्हॅलिडिटीचं सर्टिफिकेट आहे, त्याला कामाला लावून घेतलंय का? तर नाही. आपण लढणार आहोत की नाही हा खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे. आपण लढणार आहोत की नाही हा त्याच्यातला असणारा प्रश्न आहे. 1,32,000 मोकळ्या जागेला भरल्या तर 1,32,000 कुटुंब आर्थिक दृष्टिकोनातून सबळ झाले, हे आपण असणारा लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आपण लढायला सज्ज झाला पाहिजे, हे आपण लक्षात घ्या. इथे सोयी आहेत, नाही असं नाही. ज्याचा उल्लेख इथे असणारा डॉक्टर हिरालाल अल्वाने केला की माझा MITने सन्मान केला, ही गोष्ट खरी आहे. का सन्मान केला? तर मध्य प्रदेशच्या आदिवासींमधल्या अनेक प्रश्नांचं त्यांनी निकालात काढलं. पण जी स्थिती मध्य प्रदेशमधली आहे ती परिस्थिती महाराष्ट्रामधली आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी हीरालाल जी जो हर मार्च में या फरवरी में स्टेट असेंबली में जो बजट पेश किया जाता है, उसमें एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो स्पेशल कंपोनेंट है, केंद्र की बजट में भी और राज्य की बजट में. जितनी संख्या है, अब महाराष्ट्र में 7.5% आदिवासियों की संख्या है. जो 6 लाख महाराष्ट्र का बजट है, 6 लाख करोड़ जो महाराष्ट्र का बजट है, उसमें से 7.5% आदिवासी विकास के लिए रखना जरूरी है, अनिवार्य है. यह संवैधानिक बंधन है. इसका प्रावधान तो किया जाता है बजट में. बजट में इसका प्रावधान किया जाता है, लेकिन बजट में प्रावधान करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि उसका इस्तेमाल होता है क्या, उस बजट का जो है वो सही लागू होता है या नहीं होता है, ये देखना जरूरी है. और जहां तक हमारी जानकारी है, कोई भी स्टेट या आदिवासी बजट जो है इस पे अमल नहीं करती, लागू नहीं करती, और दिसंबर के बाद हर दूसरे विभाग में डाइवर्ट करके कहती है कि भैया योजना ही नहीं आए, इसलिए पैसा खर्च नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ने डाइवर्ट किया. अगर इस पर अंकुश रखना है, अगर इस पर अंकुश रखना है, तो आपको विधानसभा में पहुंचना होगा, और दूसरी तीसरी कोई बात नहीं. मैं हर बार कहता हूं, जो आरक्षित सीट के चुन के जाते हैं,
इंडिपेंडेंट तरीके से जाते हैं, अपने तरीके से जाते हैं, वो आदिवासियों की या शेड्यूल कास्ट की आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के माध्यम से जाते हैं, जो बीजेपी के माध्यम से जाते हैं, जानने पर अपने एनसीपी के माध्यम से जाते हैं, वो अपने पार्टी के गुलाम है, इतना आप याद रखें। और इसलिए आज एक भी सदस्य दिखाई नहीं देता। इसलिए एक भी चुना हुआ सदस्य यह दिखाई नहीं देता कि जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू जी का अपमान हुआ है, एक नए संसद आपने शुरुआत की, एक नए संसद भवन की आपने शुरुआत की, उसका उद्घाटन जो है वो आप राष्ट्रपति से ना करते हुए मोदी जी अपनी ही तुन बजाते रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। वैसे देखा जाए तो मोदी जो है आरएसएस बीजेपी का प्रोडक्ट है। कि उसलिए उससे कोई उम्मीद मैं रखता नहीं हूं, इसलिए कोई उम्मीद उससे रखता नहीं हूं। वो अपने ही विचारधाराओं से चलेंगे। संविधान जो है आदिवासी ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, ट्राइबल ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन इनकी भाषा क्या है? वनवासी। विचारों में अंतर है, सोचने में अंतर है। जहां विचारों में अंतर है, सोचने में अंतर है, वहां बराबरी की भाषा नहीं होती। ये वनवासी क्यों कह रहे हैं? तो यही दिखाने की ये हमसे बगल में है, अलग है, छोटे हैं, और इसलिए हम इनको वनवासी कह रहे हैं। मतलब इनका स्टेटस जो है, जंगल में रहने वाले जानवर जो है उन्हीं तरीके का स्टेटस है। ये हमसे बराबर ही नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको वनवासी कह रहे हैं। इसलिए हम इनको वनवासी कह रहे हैं। और यही भावना से ये तुच्छ है, आरएसएस और मोदी ने तय किया कि मुर्मू जी को हम लोग उद्घाटन पे नहीं। लेकिन मैं यहां तमाम जनता से अपील करता हूं, 2024 में जो चुनाव होगा, एक तय कर लो कि जिस पार्टी ने, जिस आरएसएस की विचारधारा ने आदिवासियों का अपमान किया है, आदिवासियों को अपनापन नहीं दिया है, ऐसे द्वेष भरे, जिनमें इंसानियत नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल आरएसएस और बीजेपी को हम कतई वोट नहीं देंगे और एक सामान्य विचारधारा की संगठन जो है वो सत्ता में ले आए। आप बदलाव करो, और बदलाव होता है
तो उस भवन का दोबारा उद्घाटन होगा और वो उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी के हाथ से होगा। जो ईशान्य प्रांत है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल है, नागालैंड है, इस इलाके में मेजॉरिटी जो है वो आदिवासियों की। बहुसंख्यक जो है वो आदिवासी है। आज उनने संदेश क्या किया? आज हम लोग ने उनमें संदेश क्या दिया है? संदेश यही दिया है कि अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं अनवांटेड, आपकी जरूरत नहीं, वही संदेश किया है। अपनी विचारधारा बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी अपनी विचारधारा बचाने के लिए और यह दिखाने के लिए क्या है आदिवासी इस समाज का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनको वनवासी कह रहे हैं। आज उनको दोबारा भैया आप अलग हो, हमारे साथ में नहीं है, ये दिखाने का जो कर्तव्य हुआ है, अगर हम लोग ने इसको सुधारा नहीं, इसमें अगर बदलाव नहीं लिया, आज चिंगारी है, ये चिंगारी जब तक है तब तक हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये भावना जब तक चिंगारी है तब तक हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यही चिंगारी अगर ज्वाला बन गई तो उसको नियंत्रण करना मुश्किल है। जो आरएसएस और बीजेपी के भक्त हैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको क्या प्यारा है? देश प्यारा है या ये आरएसएस बीजेपी की विचारधारा प्यारी है? कई यहां होंगे जो जन्म भी नहीं होंगे जिन्होंने 84 का खालिस्तान का आंदोलन नहीं देखा हो। हम लोग उसके साक्षीदार हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं। आज यही पागल मोदी अपनी खुद की टेक कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं, सबसे बड़ा नेता हूं। 12 पंजाब के किसानों का जो आंदोलन, 12 ही वहां पर थे। जब उससे कहा कि भैया ये मुझे मारने आए हैं, मैं अगर आगे जाता तो मुझे मरवा देते, मोदी जी को हम कहते कि भी आप छुआ हो, मारने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शन के माध्यम से आपको हटा देंगे। लेकिन जो भावना वहां पे पनपी वो मेरे ख्याल से समझना जरूरी है। किसान लड़ रहा है, किसान की मांग क्या है कि भैया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो आपने घोषित की है
उसकी अमल करने के लिए कानून बनाइए। आप अमल बनाने के लिए कानून बनाइए, और मंडियां जो आप खत्म करने निकले हैं उसको हम विरोध कर रहे हैं। मोदी जी, आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों मांगे में कोई बुलेट तो मुझे दिखाई नहीं देती, ना कोई बंदूक दिखाई देती। ये तो आम किसानों की मांग थी। और आपने ये कह दिया कि ये किसानों का आंदोलन जो है वो मुझे मर्डर करने निकला है। परिणाम क्या हुआ? जो इलेक्शन हुए, आरएसएस बीजेपी पूरी तरह से सफाई हो गई। मैं सफाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भावना उसमें है कि हम लड़ रहे, तो हमको गुनहगार बता रहे। और उससे क्या जन्म हुआ? तो दोबारा खालिस्तानवादी दिखाई देते, खालिस्तान की मूवमेंट दोबारा दिखाई देती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार खुद कह रही है। मोदी जी, आप करना क्या चाहते हो? इस देश को बर्बाद करना चाहते हो? आर्मी के जो चीफ थे, 10 या 15 दिन पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नॉर्थ ईस्ट के बारे में। सरकार ये कह रही थी कि वहाँ के उग्रवादी हमला कर रहे हैं। वो आर्मी चीफ ने कहा कि उग्रवादी हमला नहीं कर रहे, ये एक आदिवासी समाज दूसरे आदिवासी से लड़ने की साजिश जो सरकार ने की, उसका ये नतीजा वहाँ पर हो रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, धर्म जो है वो शांति देता है, मानसिक शांति देता है, लेकिन धर्म जो है वो पेट की शांति नहीं देता है। अगर पेट की शांति का राजनीति करना है तो पार्लियामेंट की राजनीति आपको करनी होगी, विधानसभा की राजनीति आपको करनी। न्याय और व्यवस्था की राजनीति आपको करनी होगी तो पार्लियामेंट की राजनीति करनी होगी, आपको असेंबली की राजनीति करनी। और इसलिए ये जो प्रचार चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बेवकूफी की तरह स्टेटमेंट है, ऐसा मैं मानता हूं। हिंदुस्तान का आईना हिंदुस्तान का आईना किसी ने देखा नहीं है। यही जो डॉक्टर हीरालाल आते हैं, उनसे पूछिए कि उनके यहां से जो आदिवासी है उसका रीच कहां पर है, वो खत्म बाहर होते। गुजरात का जो डांग डिस्ट्रिक्ट है, सूरत का जो डिस्ट्रिक्ट है, और मध्य प्रदेश से लग के खंडवा का जो डिस्ट्रिक्ट है, उससे आप आगे आइए। जो छत्तीसगढ़ के इलाके,
छत्तीसगढ़ के इलाके के बाद उड़ीसा का इलाका है, उड़ीसा के इलाके के बाद झारखंड का इलाका है, और झारखंड के इलाका जाके एक तरफ बंगाल की ओर खत्म होता है और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की ओर खत्म होता है। ये जो पूरा वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, ये बीच का जो 150 किलोमीटर का फासला जो है, इसमें 70% आदिवासी रहते हैं। सत्तर 70% आदिवासी रहते हैं कि जिनका धर्म हिंदू नहीं है, और संविधान कहता है कि हिंदू कायदा नहीं लागू होगा। मैं यहां हकीकत आपसे बयान कर रहा हूं, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आपने आज तक इन आदिवासियों के आंदोलन को नक्सलवादी कहते हुए, उग्रवादी कहते हुए दबाने की कोशिश की। लेकिन पालघर का इलाका हो, महाराष्ट्र का, या बक्सर का इलाका हो, या आगे जाके झारखंड का इलाका हो, उन जंगलों में ब्रिटिश भी नहीं जा सके। उन इलाकों में ब्रिटिश भी नहीं जा सके, और यही आदिवासियों को काबू लाने के लिए, यही आदिवासियों को काबू लाने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाया। 1860 का फॉरेस्ट एक्ट बना के आदिवासियों के अधिकार जो है, जीने का जो अधिकार है, उस पर उन्होंने आंच लाई। जिस तरह से यहां से पिंडारी थे, जिसको हम आज भटके विमुक्त समाज कहते हैं, इनका पुराना नाम पिंडारी है। यह अपना एक राज था, उसको काबू करने के लिए ट्राइबल एक्ट ले आए और बंदिश बना दिए और राज किया। मैं इन तमाम हिंदू समाज के जो प्यारे हैं उनसे कहना चाहता हूं, बिना डिक्लेयर करते हुए, बिना घोषित हुए इस देश का आर्मी चीफ हो, इस देश का चीफ जस्टिस हो, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, ये हिंदू समाज के नहीं है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। बिना कहते हुए अगर इस देश का नक्शा ही बाहर के लोगों को लगता है कि यहाँ मेजॉरिटी हिंदू समाज रहता है, तो आप उसको नाम देके क्यों बदनाम करना चाहते हो? आप नाम देके बदनाम क्यों करना चाहते हो? और जो हिंदू समाज के अंदर जिनको जगह ही नहीं थी, आदिवासी जो है, कौन से वर्ण में आते? क्षत्रिय में आते, ब्राह्मण में आते, वैश्य में आते, शूद्र में आते, कौन से आते? वो तो अलग है। पूरे देश में उनका फैलाव देखिए। लेकिन ये जो हार्ट ऑफ इंडिया जाना जाता है, ये जो हार्ट ऑफ इंडिया जो जाना जाता है, उसका बीच का जो 150 किलोमीटर का लंबाई और डांग से लेके उड़ीसा तक लंबाई जो है,
150 किलोमीटर की चौड़ाई और डांग से लेके उड़ीसा तक की जो लंबाई है, इसमें 70% आदिवासी रहते। और इनकी मांग है कि जल जंगल जमीन जो है उस पे हमारा अधिकार है और सरकार उनको बेदखल करने नहीं देगी। और बेदखल इसी डर से कर रही है, और बेदखल इसी डर से कर रही है अगर इनका उठा हुआ, इनका अगर उठा हुआ, इन्होंने अगर बगावत कर ली, उत्तर की जो फोर्स है, नॉर्दर्न की फोर्सेस जो है वो नॉर्दर्न में रहेगी, सदर्न की फोर्सेस जो है वहां रहेगी। बीच से आने जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वहां ये आदिवासी बैठा हुआ। बड़ी खूबी से मैं कहूंगा, बड़ी खूबी से जो है इस देश में लोगों में विश्वास पैदा किया है। मैं उन सभी पुराने नेताओं का सलाम करता हूं उनको कि उन्होंने ये खूबी के साथ एक विश्वास पैदा किया कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं, हम लोग एक साथ जी सकते हैं, हम एक दूसरे का विश्वास कर सकते हैं। मोदी जी, इस विश्वास को आप क्यों तोड़ रहे हो? इस एकता को क्यों तोड़ रहे हो? आप क्या इस देश की बर्बादी चाहते हो? वैसे आरएसएस और बीजेपी का राजनीतिक और सामाजिक जो स्वतंत्रता की लड़ाई चली उसमें कोई योगदान नहीं थे, ये ब्रिटिशों के दलाल थे। आरएसएस और बीजेपी आज जो दिखाई देती है वो ब्रिटिशों के दलाल है। आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए जानकारी नहीं है, इसलिए आश्चर्य हुआ है कि भी आज सीधा ताड़ के 56 इंच की मुझे छाती है, उसमें से पेपरमिंट की गोलियां लगती है और कुछ लगती नहीं है। और इसलिए यहां आदिवासी संगठनों से, आदिवासी भाइयों से कहना है, मांग जरूर करना, लेकिन अपनी हैसियत भी पहचानना। अपनी हैसियत पहचानना। मैं इन बातों को कहता हूं तो मुझे कई कांग्रेस के दूसरे लोगों कहते, प्रकाश भाई इसको क्यों जागृत कर रहे हो? मैंने कहा आपको भी जागरूक करना है, उनको भी जागरूक करना है। आप, मैंने कहा, उनका हक मान रहे हो और मुझे ये देखना है कि वो अपने हक के लिए लड़े। और इसलिए मैं सभी आदिवासी संगठनों से कह रहा हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। इतिहास हम लोग का यह है कि सरकार कोई भी आ जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जिंदाबाद मुर्दाबाद इसलिए करते हैं कि हमारी बात सुनते नहीं, ये अपनी ही मनमानी चलाना चाह रहे। मैं आरएसएस और बीजेपी वालों से पूछता हूं, भैया तुमने इतने महाराष्ट्र के नेताओं को नोटिस भेजी, ईडी की नोटिस भेजी, उसमें से सिर्फ नवाब मलिक को आपने पकड़ लिया, देशमुख को पकड़ के छोड़ दिया और नवाब मलिक को आपने अंदर रख दिया। क्यों भैया? जिनको आपने नोटिस भेजी उन पर आप चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो?
मोदी ने कहा इनको चार्जशीट मत करिए, ये सब पेशेंट है और मैं इनका डॉक्टर हूं। ये जब तक सुनाई करते रहेंगे तब तक इनका ऑपरेशन नहीं करूंगा। जिस दिन ये सुनना बंद करेंगे उस दिन इनका ऑपरेशन टेबल पे अल्लाह प्यारा हो सकता है। अभी अल्लाह प्यारा नहीं होना है तो डॉक्टर का सुनो। अब मोदी के ऑपरेशन टेबल पे कोई नहीं है तो यह फुले शाह अंबेडकरी विचार सरणी का जो व्यक्ति है वो नहीं है और आदिवासी नहीं है। तो ये हम लोग की अब जिम्मेदारी है कि ये जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति चली है, ये जो डर और भय की राजनीति वहां पर चली है। मुझे कुछ सत्ताधारी लोग कह रहे थे, प्रकाश भाई अभी तो हम लोग राज्य के नेताओं को पकड़ने निकले हैं, लेकिन अगर हमको दिखाई दिया कि हमारी सत्ता जा रही है तो हम जिले के नेताओं को भी पकड़ना शुरुआत करेंगे। गलतियां तो सभी से होती है, ऐसा नहीं कि नहीं। इंसान है, इंसान से गलतियां होती है। अगर उसने मर्डर किया है तो मैं समझता हूं कि माफ नहीं है, लेकिन अगर उसने पैसे की चोरी की हुई तो माफी कर सकते। पैसे की चोरी की हो तो माफ कर सकते, भैया पैसे निकाल ले, उसके घर की कुड़की करके। लेकिन आज जिससे पैसे की चोरी की है उससे पैसे निकालने की बात नहीं हो रही है, उसको हम जेल में कैसा डालेंगे, उसको भयभीत कैसा करेंगे और उसके माध्यम से समाज को वैसे भयभीत करते हुए हमारी सत्ता आबादित रहे, इसकी ही राजनीति यहां पर चली है। अब मोदी के ऑपरेशन टेबल पर कौन नहीं है, तो आदिवासी नहीं है और फुले शाह अंबेडकर विचार के लोग नहीं है। तो ये आपको जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदार आपको बनना है। मोदी के खिलाफ ये राजनीतिक दल कोई नहीं कहेगा, राहुल गांधी कुछ नहीं कहेगा, अमेरिका जाके कहे के आएगा, उसको मालूम है नोटिस निकली तो अमेरिका ही रुक जाओ। अब उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बाद हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि 6 साल तुम वोट नहीं कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते हो तो चुन के नहीं आ सकते। और इसलिए बेपरवाह बेला पूरी हो सकती है। और इसलिए जितने भी आदिवासी नेता बैठे, मैं उनसे कहूंगा कि एक जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी तो है ही, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन समाज की जिंदगी के साथ साथ देश की भी जिम्मेदारी आपको उठानी है और उसके लिए आपको लड़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आदिवासी जो है कबीले की संस्कृति में जीता है, और कबीले की संस्कृति ये होती है कि हम एक दूसरे से वफादार होते हैं। वहां कोई छल और कपट नहीं होता है। कबीले के संस्कृति में छल और कपट के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इन्हीं आदिवासी भाइयों से कह रहा हूं कि आपके कबीले के बाहर निकले तो वहां छल और कपट के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। वहां छल और कपट के अलावा कुछ लिए, इसलिए इलेक्शन के पहले बहुत सारे वायदे किए जाते हैं
और इलेक्शन के बाद कोई आता नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए छल और कपट के राजनीति को समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस देश की राजनीति को बदलेंगे। और हर आदिवासी ने अपने मन में ये बात रखना चाहिए कि मोदी को दोबारा हम ले नहीं आएंगे, चाहे वो 1000 रुपया दे, 10,000 रुपया दे, 20,000 रुपया दे, लेंगे। वो अपनी तिजोरी से तो नहीं दिया हुआ है, सरकार से लूटा हुआ पैसा है, वही अपने को बांट रहा है। अपनी ईमानदारी जो है वो कबीले की ईमानदारी है। और मुर्मू जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो कबीले की हिस्सा है, कबीले की सदस्य है। और इस कबीले के सदस्य का अपमान हुआ है, बेइज्जत की है। और किसने की है? तो आरएसएस बीजेपी ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है। और इसलिए कतई और किसी भी हाल में हम इनको वोट नहीं देंगे, इनकी सरकार गिराएंगे। यही मंशा हम लोग ने यहाँ पे रखनी है। जो बात नीलेश विश्वकर्मा ने कही, मैं उसको यहाँ पर दोबारा दोहराऊंगा। जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता ने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वंचित का पदाधिकारी हो या ना हो, वंचित का पदाधिकारी हो ना हो, लेकिन वंचित में है, उसने हर दिन 5 लोगों के साथ बातचीत कर दीजिए और उनमें परिवर्तन लाना चाहिए। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ वोट करने में उनको परिवर्तित करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अगर हम लोग ने की, ये जिम्मेदारी हम लोग ने की, तो वंचित की जो भूमिका है 2024 के बाद मुर्मू जी के हाथ से नए विधानसभा, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे, उसमें हम सफलता पाएंगे और उसको आप लागू करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।